अभी हम लोग हाइड्रोजन के पीवाईक्यूज करते हैं। ओके, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, सबसे रीसेंट क्वेश्चन आया है 2022 में ये वाला। इसमें पूछा है हाइड्राइड्स के नेचर के बारे में पूछा है। MgH2, GeH4, B2H6 एंड HF। देखो HF के पास लोन पेयर है तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इट इज अ इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ओके, तो ये जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। फिर Mg एक मेटल है तो ये उसका हाइड्राइड आयनिक हो जाएगा। फिर ये होगा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, ये B2H6 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमें बनाना बॉन्ड पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट का देखो ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, B का 1, C का 2, B का 1, C का 2, D का B का 1, C का 2, D का 3, A का 4। ऑप्शन नंबर 4 मैचेस ओवर हियर। नाउ ट्रिटिकम, ट्रिटिकम और रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट्स विच आर द फॉलोइंग पार्टिकल्स। ये एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है बहुत अच्छा सा, इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। ओके, रेडियोएक्टिव है, इट एमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल्स। Following statement about hydrogen is incorrect. Hydrogen has 3 isotopes which out of which tritium is most common. It is only, यही false हो गया, इनकरेक्ट यही हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन ये रेयरेस्ट होता है, उसमें प्रोटोनियम सबसे मोस्ट कॉमन है। हाइड्रोजन नवर एक्ट एज कैटायन इन आयनिक सॉल्ट। आयनिक सॉल्ट मतलब वो मेटल के साथ होगा तो प्रोटोन की तरह काम नहीं करेगा, कैटायन की तरह। ओके, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन में HO3+ एग्जिस्ट फ्रीली, करेक्ट है। डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग, डाइहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, नाउ ये बहुत सही क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, एक बहुत समरी वाला, बहुत कंसेप्चुअल है, देखना। When a substance A reacts with water, it produces a combustible gas B with a solution and a solution of C in water. When another substance D reacts with the solution of C, it also produces the same gas B on warming, but D does not produce gas B on reaction with dilute H3SO4 at room temperature. A imparts a deep yellow color. तो इतने कभी पैरा क्वेश्चन रहेगा तो लास्ट के लाइन पढ़ा करो। A imparts a deep golden yellow color to the smokeless Bunsen flame. बेंसन बर्नर को ये येलो कलर देता है। आइडेंटिफाई ABCD इन द रिएक्शन, बहुत सही क्वेश्चन है। आपका पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस लाइन पे सॉल्व हो जाएगा। डीप गोल्डन येलो कौन देता है, डीप गोल्डन येलो गिव्स सोडियम। तो देखो कौन है वो, A, तो फर्स्ट कंपाउंड A कौन है, सोडियम, फर्स्ट ऑप्शन आ गया बिना कुछ देखे। फिर अगर आपको बंसन फ्लेम के बारे में नहीं मालूम, चलो ठीक है नहीं मालूम, कलर्स याद नहीं रहता, मुझे ही पता है। अभी देखो इन्होंने क्या बोला है, when another substance D reacts with its solutions reacts with this solution C, it produces the same gas B on warming with D and produces same gas on reaction with dilute sulfuric acid at room temperature। मतलब देखो सबसे पहला तो वाटर, सॉरी ये Na, हमें पता चल गया Na, इसका रिएक्शन देख के हम जस्टिफाई करते हैं। Na प्लस वाटर क्या देगा, सोडियम मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन और बनाएगा अपना अल्कली NaOH। और हमें पता है इसके अल्कली को, ये अल्कलाइन होता है इसीलिए इसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और H2 गैस दे देता है। जब भी जिंक या कोई भी मेटल, समझो कोई भी मेटल लिया, जिंक तो हमें आंसर में पता चलेगा कि फोर्थ कंपाउंड जिंक है, फिर भी कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल A, मतलब हम लोग D ही लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं वो क्या है, तो हम लोग D कंसिडर करते हैं इसको, ठीक है, हम लोग D लेते हैं इसको। तो यहाँ पे D रिएक्ट्स विथ द सोल्यूशन ऑफ दिस, ये B गैस हो गया अपना, और ये हो गया अपना C कंपाउंड। तो C के साथ जब ये रिएक्ट करता है, इट प्रोड्यूसेस सेम गैस B गैस प्रोड्यूस करता है, कुछ भी नहीं तो बाकी प्रोडक्ट। फिर वही D कंपाउंड H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके सेम गैस H2 निकालता है। मतलब कुछ यहाँ से समझ रहा है क्या आपको, यहाँ से आपको क्या समझ रहा है? सबसे पहली बात तो जब सोडियम वाटर में मिलेगा तो ये तो कॉमन है कि अल्कली मेटल्स, सोडियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा विच इज हाईली अल्कलाइन, इसीलिए अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये तो हो गया। फिर NaOH सोल्यूशन के साथ देखो ये अल्कली है, ये एसिड है, तो बेस एसिड के साथ कौन, दोनों एक ही सब्सटेंस दोनों के साथ रिएक्ट करके H2 दे रहा है, तो ऐसा सब्सटेंस क्या होगा, एम्फोटेरिक, ऐसा सब्सटेंस होगा एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का अपना स्टैंडर्ड अपना कुछ ये है, 7-8 एम्फोटेरिक है, जिसमें जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, गैलियम, फिर टिन, लेड, इतने से आते हैं हमारे पास, इतने एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं। तो इतने एम्फोटेरिक, इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे, तो जिंक
तो हमें क्या चाहिए, डी शुड बी एन एम्फोटेरिक, तो हमें यहाँ से ये रेफर करना है डी शुड बी एन एम्फोटेरिक। समझो कि सोडियम 2 ऑप्शन में होता तो आपको नेक्स्ट ये देखना पड़ता था कि एम्फोटेरिक मेटल क्या है। तो ये पॉइंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका, तो आपको सब कुछ मिल गया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि 4th का ऑप्शन ए है। Which of the following pair of substance on reaction will not evolve H2 gas? H2 गैस कौन रिवॉल्व नहीं करेगा? देखो आयन विथ H2SO4 डिस्प्लेस कर देगा इसको, तो ये इवॉल्व करेगा। कॉपर, नेक्स्ट इज आयन विथ स्टीम, आयन स्टीम के साथ रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व कर देगा। कॉपर विथ HCl, देखो जब भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं तो हमें एक सीरीज याद करनी रहती है स्टार्टिंग से। देखो लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, फिर फेंके कोई सीढ़ी नीचे, ऐसा करके एक निमोनिक है बहुत बड़ा, जिसमें हाइड्रोजन के बाद आता है छापा एलिमेंट्स। छापा एलिमेंट्स क्या है ये? तो छापा एलिमेंट्स ये है कॉपर, Hg, Au, प्लैटिनम, फिर Ag, ये है छापा एलिमेंट्स। ये हाइड्रोजन से नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल पे बेस्ड है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसका 0 रहता है, इसका 0 से कम कम रहता है। ये ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते कभी भी। कॉपर Hg को ये सब को डिस्प्लेस कर देगा, बट Hg कॉपर को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा अपनी सोल्यूशन से। तो इसमें से 3rd ऑप्शन विल नॉट गिव यू H2 गैस, समझा। नेक्स्ट इज हाइड्राइड, कहाँ गया, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन H- इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। बेस का मतलब विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, मतलब देखो एसिड बेस के थियरी बहुत सारे हैं, हम बेस मानते हैं सब, जो बेस वो होगा जो OH- दे या तो H+ एक्सेप्ट करे, और लिविस के इसमें से जाए तो लोन पेयर डोनेट करे, ये होता है बेस। ये 3 कैटेगरीज है बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो उसने बोला है हाइड्राइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी ये स्ट्रॉन्ग बेस किस प्रकार से बोल रहा है कि ना ही इसके पास लोन पेयर है, ना ही ये H+ ले सकता है, H+ ले सकता है ये ना, सॉरी H+ ले सकता है ये, ना ही ये OH- नहीं दे सकता, और ये लोन पेयर नहीं दे सकता, बट H+ एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है ये पता चल गया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस देन हाइड्रोक्साइड आयन OH-, क्योंकि OH- का टेंडेंसी कम है, क्योंकि OH- थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहता है ये H+ से। देखो H के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसका छोटा सा न्यूक्लियस, उसमें एक प्रोटॉन, उसके ऊपर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स का भार डाल दिया, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा ही। तो इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर बेस है, ये H+ ले लेना चाहेगा, बट ये थोड़ा स्टेबल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर इफ सोडियम हाइड्राइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? अगर हमने NaH को वाटर में डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगा, वो ये पूछ रहा है। तो देखो Na+ टूटेगा, H- टूटेगा, H+ टूटेगा, OH- टूटेगा। अभी एक्सचेंज हो जाएंगे सबके, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा हमारा? बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि हाइड्राइड विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन दिख रहा है इधर? हाइड्राइड आयन विल एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम दिस, बनेगा OH- एंड H2 गैस। तो 6th का बेस्ट सुटेबल ऑप्शन इज बी, क्योंकि इसने बोला है ये बेस है ज़्यादा OH- से, क्योंकि सोल्यूशन में तो OH- भी OH- बेस की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि हायर बेस इसने खुद बोल दिया है कि इट स्ट्रॉन्गर बेस। आइडेंटिफाई करना रहता तो वो अलग बात है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू, आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू हाइड्राइड, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइल, और क्या प्रोटॉन। आयनाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें से भी आप एक निकाल दिया तो H+ बना और इलेक्ट्रॉन बना। अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। क्यों प्रोटॉन बोलते हैं? प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन इसमें अंदर बचा ही क्या? एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकाल दिया आयनाइजेशन से। आयनाइजेशन का मतलब तो यही होता है ना, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकाल दिया, तो उसको प्रोटॉन बोलेंगे हम लोग। रिमेनिंग वुड गिव राइज टू प्रोटॉन। नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद CuSO4 5H2O इज 1। कैसे? मुझे तो 5 दिख रहा है, बट ये करेक्ट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख दिया है, बट ये करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है उसका। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता है CuSO4, ओके। इसका एक्चुअली कॉम्प्लेक्स बनता है इसका, जैसे कि CuH2O4, बाहर आएगा सल्फेट, फिर बाहर आएगा 1H2O। तो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गए? 1। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो 4 वाटर अंदर है कॉम्प्लेक्स के, 1 वाटर बाहर है, तो 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस हो गया। ये डिग्री ऑफ वाटर बॉन्डेड इज डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेथड यूज्ड टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस।
टेम्परेरी हार्डनेस क्लार्क्स मेथड से यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के उसके गिरा देते हैं। एनसीईआरटी में डिट्टो लाइन लिखाएगी, इट इज एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ, एस्टिमेटेड या कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ CaH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो, क्योंकि देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट अमाउंट में डालो, क्योंकि टेम्परेरी वाटर में है क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स। बाइकार्बोनेट्स की वजह से आता है टेम्परेरी हार्डनेस, इन दोनों की वजह से आता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस निकालने के लिए देखो कैल्शियम खुद एक, कैल्शियम कंपाउंड्स खुद एक ये है हार्डनेस इंड्यूस कर रहे हैं, तो आप अगर कैलकुलेटेड नहीं डालोगे ज़्यादा हार्डनेस, ज़्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने पे ये और ये आर्टिफिशियल हार्डनेस कर देगा वाटर का, तो कैलकुलेटेड अमाउंट डाला जाता है। ये एनसीईआरटी में लाइन दिया, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज सम स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर आर गिवन बिलो, विच ऑफ देम आर करेक्ट पूछा है। हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर, करेक्ट है। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर। इनमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट एन इफेक्टिव सॉल्वेंट, क्योंकि इसका सॉल्वेंट होने का अच्छा नेचर क्या होता है, एक अच्छा सॉल्वेंट उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो, जिसको पता है वाटर का ज़्यादा है 80, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट थोड़ा कम रहता है, ये इफेक्टिव सॉल्वेंट इसलिए नहीं है, तो बी आ जाएगा हमारा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आयंस मेक्स द वाटर हार्ड, अभी मैंने बताया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स हमें बनाते हैं, तो सोडियम नहीं आएगा, पोटेशियम नहीं आएगा, अमोनियम नहीं आएगा, मैग्नीशियम और उसका क्लोराइड आ जाएगा। ओके, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर देखो इधर दिया है वापस 80, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na एंड Cl माइनस इज रिड्यूस्ड टू 140, थोड़ा सा ये फोटो में कुछ दिक्कत नहीं है, ये ऐसा लिखा ही है मॉड्यूल में, 1/40, 1/80 या इंक्रीज टू 80 या रिमेन्स अनचेंज। देखो ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट हो सकता है। देखो F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर समझो ये एप्सिलॉन वैक्यूम में है, तो अगर हम लोग एक मीडियम में लेते 4/एप्सिलॉन आर हो जाएगा अपॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया एप्सिलॉन मीडियम इज एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर इज 1। ओके, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 पाई, 1/4 पाई से 4 पाई, ये पूरे टर्म से ये पूरा टर्म गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन गया, तो F बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1/F_r। तो जो न्यू फोर्स हुआ है इन द मीडियम, दिस इज द न्यू फोर्स इन द मीडियम, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ER इधर चला गया, तो न्यू फोर्स इसको नीचे लेके आ जाओ, F/ER। ये जो ER है इसको ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये जो ER है उसको ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो ये यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो आप बताओ कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 80, तो फोर्स बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स, पहले जितना फोर्स था F इज इक्वल टू K जो वैक्यूम में था, समझो वैक्यूम में जो फोर्स रहना चाहिए था उन दो आयंस के बीच में, वो कुछ तो F रहेगा। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, 80, तो 180 तक रिड्यूस हो जाएगा, तो 12th का आ जाएगा B। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फिजिक्स के नॉलेज को यूज कर रहे हैं आपके। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज, क्यों, क्योंकि आइस क्रिस्टल्स हैव हॉलो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये याद रख लो स्टेटमेंट। ओके, आइस का क्योंकि ओपन लैटिस स्ट्रक्चर रहता है, ओपन केज स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, इसीलिए उसका आइस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो उतना ही रहता है, मास इज कंजर्व्ड, ये तो ऑलवेज वैलिड है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया उसका तो इसलिए डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। ओके, कैलगॉन यूज्ड इन वाटर सॉफ्टनर इज, इसका अभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया आपको, तो कैलगॉन एज अ वाटर सॉफ्टनर यूज होता है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या है वो पहले बताओ। इसका फॉर्मूला रहता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। देखो सोडियम हेक्सा है तो 6 इधर है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, 4 है, 8 हो गए, इधर 6 है, इधर 6 है। अभी इतना तो आपने तुक्का मार के एक ऑप्शन तो नेग्लेक्ट कर दिया। अभी इफ यू गो फॉर तुक्का यू विल गेट 33% चांस ऑफ गेटिंग द आंसर राइट, बट हमें तुक्का नहीं मानना है, हमें रट के जाना है एग्जाम में कि 2 Na बाहर है, 4 Na अंदर है, फॉस्फेट का 3 PO3 और इधर 4 है, तो ये 4 वाला तो ऑप्शन जाएगा ऐसे, इन दोनों के आप बीच में कंफ्यूज किया है उसने, तो 2 बाहर है 4 अंदर है, ऐसा याद करके चले जाओ। नेक्स्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं हमें यहाँ पे, देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, देखो हमें पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसमें ऑक्सीजन का स्टेट क्या है, -1, मैक्सिमम कितना हो सकता है, -2, मिनिमम हो सकता है -2, मैक्सिमम होता है 0, दोनों के बीच में है।
एनी एलिमेंट इन इट्स इंटरमीडिएट OS, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जब भी रहेगा, तो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग ऑन द सामने वाला। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, इधर आ गया माइनस, O2 में माइनस है, इधर ऑक्सीजन ओजोन में 0 है क्योंकि नेचुरल स्टेट है। O2 इधर 0 है, इधर वाटर में क्या है -2। देखो ओजोन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड दिस H2 इज कन्वर्टेड इनटू दिस। इसका खुद का रिडक्शन, मतलब इसका खुद का रिडक्शन हुआ क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, इसने खुद का रिडक्शन किया, दूसरे का ऑक्सीडेशन किया, तो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन वन, रिड्यूसिंग एजेंट इन वन। नेक्स्ट Ag2O, देखो ये -1, ये प्लस, ये -2, ये 0, देखो ये था +1, +1 से ये चला गया 0, इसका रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन किसने करा है? इसने कराया रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ है, इसने कराया रिडक्शन, तो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, ये खुद -2 पे चला जाएगा और ये O यहाँ पे 0 पे आ जाएगा -2 से, तो इस ऑक्सीजन को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद रिड्यूस हो गया। ओके, इस तरीके से आप दोनों में रिड्यूसिंग है ये प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हेन H2O2 इज ऑक्सीडाइज्ड द प्रोडक्ट इज, देखो H2O2 ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, -1 से बढ़ के कितना हो सकता है? 0, क्योंकि -2 तो उससे भी छोटा है ना, तो 0 हो सकता है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें दिख रहा है, तो ये आ सकता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सोल्यूशन इज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलेज हैं अलग अलग रिलेटेड, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि नॉर्मेलिटी इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, मोलैरिटी इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 11.2, ये तो मिनिमम याद ही कर लो। तो हमें नॉर्मेलिटी दिया, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा? 5.6 इंटू 1.5। ओके, तो 56 इंटू 15 कर लो, 15 6 जा 90, 15 5 जा 75, 75 प्लस 9 करो 14, तो यहाँ पे 840, दोनों में 2 पॉइंट था, तो 8.4 आ जाएगा, 8.4 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। OHO बॉन्ड एंगल इन H2O2 इज, OHO बॉन्ड एंगल इन H2O2, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें पूछ भी लिया है इधर, तो इसमें से ही हम लोग पढ़ लेते हैं। जो फॉलोइंग ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज अ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ये तो हमें क्या पूछा है? OOH बॉन्ड एंगल, ये कुछ अप्रॉक्सीमेटली 100 H2O2 बॉन्ड एंगल ना, तो ये 97 है, ये डेटा है, रटना पड़ेगा, 100 के आसपास मुझे लग रहा था, बट 97 है। ओके, द रिएक्शन ऑफ, देखो द रिएक्शन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि छोटा चैप्टर तो ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं। द रिएक्शन ऑफ H2O2 विथ सल्फर इन एन एग्जाम्पल ऑफ H2O2 प्लस सल्फर। सल्फर अभी किस में आ जाएगा? H2S हम लोग लेते हैं, सल्फर कॉमन सल्फर, तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही, ये -2 पे है, ये -1 पे है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो इन दिस केस 20 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज हैपन इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गया हाइड्रोजन के कुछ MCQs PYQ के।